वो फिल्म रिलीज हो गई है, वो सीरीज रिलीज हो गई है जिसको कुछ लोग चाहते थे कि न दिखाई जाए। जी, नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज है बैड बॉय बिलियनियर्स। बैड बॉय बिलियनियर्स यानी बदनाम किस्म के अमीर धन कुबेर लोग। और भारत के 4 लोगों पर यह सीरीज बनी है, अलग अलग किस्तें हैं इसकी। उनमें से 3 नेटफ्लिक्स ने सोमवार को डाल दी हैं अपने प्लेटफॉर्म पर, आप देख सकते हैं। इससे पहले ये क्यों रिलीज नहीं हो पा रही थी, ये जानना बहुत ज़रूरी है। ये इसलिए रिलीज नहीं हो पा रही थी क्योंकि उस पर कोर्ट ने रोक लगा रखी थी। कोर्ट से वो रोक हटी और नेटफ्लिक्स ने ये सीरीज चढ़ा दी। उसका एक एपिसोड, वो एपिसोड महत्वपूर्ण है, उस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा, अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाना, इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब के साथ घंटी बजाना भी न भूलें। बैड बॉय बिलियनियर्स यानी जो बहुत बड़े लोग हैं, अमीर लोग हैं, लेकिन जिनके साथ कुछ गड़बड़ का किस्सा जुड़ा हुआ है। तो किसी को भी अपनी तारीफ सुनने में तो बुरा लगता नहीं है। जाहिर है शोहरत की कहानी सुनने में किसी को एतराज ना होता अगर उसके साथ ये किस्सा जुड़ा ना होता। और यही वजह है कि जो सहारा इंडिया समूह है, उसके प्रमुख सुब्रत रॉय सहारा, उनकी तरफ से एक याचिका बिहार के अररिया में लगी और वहाँ से इस सीरीज़ पर स्टे लिया गया। लेकिन वो स्टे अब हट गया है और मैंने सोचा कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरा स्टे आ जाए फिर रोक लग जाए, तो बाकी एपिसोड अभी छोड़ दिए हैं। जो नीरव मोदी पर और विजय माल्या पर एपिसोड हैं वो मैंने नहीं देखे हैं, लेकिन सुब्रत रॉय सहारा पर जो एपिसोड है वो मैंने देख डाला है। और मैं कहूँगा कि अगर आपकी दिलचस्पी इस कहानी में है तो आप भी देख सकते हैं। इसलिए कह रहा हूँ कि ये जो कहानी है ये रिलीज़ हुई है और इस कहानी में अच्छी तरह से बनाई गई कहानी है। ये आपके सवाल, मन में उठने वाले तमाम सवाल सामने लाती है, उनमें से कुछ सवालों के जवाब भी देती है। और ये सीरीज़ देख के आप समझ सकते हैं कि क्यों नहीं चाहता था सहारा समूह कि ये फिल्म रिलीज़ हो। तो मैं कहूँगा आप इसको देखना न भूलें। लेकिन अब मैं बताता हूँ कि उसमें कौन कौन नाम हैं। वो नाम मैं आपके सामने ले देता हूँ जिन नामों का जिक्र इस सीरीज़ में है। तो कुछ पत्रकार इसमें आपको दिखाई पड़ेंगे। मोटे तौर पे ये कहानी कुछ पत्रकारों के जरिए कही गई है, कुछ पात्रों के जरिए कही गई है। तो अर्नब गोस्वामी आपको दिखाई पड़ेंगे, जो बहुत मशहूर इस समय पत्रकार और मीडिया मालिक हैं। वो अर्नब गोस्वामी जो एक तरह के अब कैंपेनर हो चुके हैं, आंदोलनकारी हो चुके हैं और आप उन्हें सत्ता का भोंपू भी कह सकते हैं। लेकिन वो अर्नब गोस्वामी इसमें दिखाई पड़ते हैं, शुरुआती चेहरों में से एक हैं। सुब्रत रॉय के चेहरे के अलावा जो चेहरे सबसे पहले आपको दिखते हैं उनमें से एक है अर्नब गोस्वामी। उसके बाद आपको सिमी गरेवाल दिखती हैं, रानदेवू विद सिमी, जो बहुत मशहूर हस्तियों का इंटरव्यू लेने का उनका शो है, उसमें सुब्रत रॉय सहारा का इंटरव्यू लेती हुई दिखती हैं। हमारे दोस्त और लखनऊ के मशहूर पत्रकार शरद प्रधान का इसमें बड़ा महत्वपूर्ण रोल है। उन्होंने काफ़ी कहानी कही है और शरद उन लोगों में से हैं जो सहारा की जर्नी को शुरू से ट्रैक कर रहे हैं, उस पर तमाम सवाल उठाते रहे हैं, इसलिए उनका यहाँ होना स्वाभाविक था। फिर परंजॉय गुहा ठाकुरता हैं जो आर्थिक पत्रकार हैं, उन्होंने तमाम आर्थिक बदइंतजामियों पर, आर्थिक घोटालों पर सवाल उठाए हैं, तो सहारा पर भी उनकी तरफ से सवाल उठते हैं। श्रोतपा पॉल हैं, श्रोतपा पॉल भी पत्रकार हैं और उन्होंने भी इसमें भूमिका निभाई है और वो इस कहानी को आगे बढ़ाने में, कहानी समझाने में मदद करती हैं। इसी तरह कावेरी बमजाई जो इंडियन एक्सप्रेस के एडिटर रही हैं, उन्होंने इस स्टोरी में भूमिका अदा की है। एक इंटरनेशनल जर्नलिस्ट हैं जेम्स क्रैबट्री, जो फाइनेंशियल टाइम्स के भारत में संवाददाता रहे, उनका जिक्र है इसमें। उनके मुंह से कई किस्से आपको सुनने को मिलते हैं। फिर एक पूनम गुप्ता हैं जो सहारा की एजेंट थी, सहारा फाइनेंस कंपनी की। उनके जरिए, उनकी माँ के जरिए, उनके पड़ोसियों के जरिए कुछ कहानियाँ आपको समझ में आती है। आयुष एलावादी एक और पत्रकार हैं। ये जिन पत्रकारों के नाम अभी तक मैंने लिए, इसमें आप अर्नब और सिमी को अलग रखें, लेकिन शरद प्रधान, परंजय गुहा ठाकुरता, श्रुतपा पॉल, कावेरी बमजाई और जेम्स क्रैबट्री और आयुष एलावादी, ये वो लोग हैं जो इस कहानी में सुब्रत रॉय पर सवाल उठाते हुए दिखते हैं। आपको उनके एम्पायर पर सवाल उठाते हुए दिखते हैं, उनके बिजनेस मॉडल पर सवाल उठाते हुए दिखते हैं। लेकिन फिर कुछ लोग ऐसे हैं,
और ये इस फिल्म की बहुत दिलचस्प बात है, एक इंटरेस्टिंग एंगल है कि इसमें कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बहुत शिद्दत से सुब्रत रॉय की तारीफ करते हुए दिखते हैं। उनमें जो सबसे बड़ा नाम है वो है विवेक कुमार। विवेक कुमार सुब्रत रॉय और सहारा श्री के बहुत निकट सहयोगी थे, और आप इस फिल्म में भी जाहिर है उनको पता होगा कि नेटफ्लिक्स ने फिल्म कमीशन की है, बनवाई जा रही है, और ये क्यों बनवाई जा रही है, बैड बॉय बिलियनियर जिस फिल्म का नाम है। इसके बावजूद वो पूरी शिद्दत से जो सहारा श्री के प्रति उनका प्रेम है, समर्पण है, जो उनका भाव है, वो पूरी तरह जाहिर करते हैं, बिना फिक्र के, बिना चिंता के। और वो आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि सुब्रत रॉय सहारा कितने अच्छे, कितने महान और कितने बड़े विचारों वाले व्यक्ति हैं। एक और व्यक्ति हैं जो पत्रकार भी हैं और जिन्होंने सहारा में काम किया लंबे समय तक, राजीव बजाज, जिनको मुंबई के लोग आरकेबी शो के नाम वजह से जानते हैं। आरकेबी शो उनका मशहूर शो था सहारा टेलीविजन पर। राजीव बजाज आप नहीं कह सकते हैं कि बहुत तारीफ कर रहे हैं, लेकिन वो ये बात साफ साफ दिखाते हैं कि मैं इनके साथ काम करता था, मैं इनका करीबी था, और वो आपको सुब्रत रॉय के पर्सनालिटी की, व्यक्तित्व के कुछ पहलुओं से परिचित कराते हैं। वो सीधे आलोचना करते हुए नहीं दिख रहे हैं, लेकिन साथ में वो बहुत तारीफ करते हुए भी नहीं दिख रहे हैं, यानी उन्हें शीशे में उतारते हुए भी नहीं दिख रहे हैं। शेखर गुप्ता भी हैं इसमें, वॉक द टॉक करते हैं वो सुब्रत रॉय के साथ, और कहाँ करते हैं वो लखनऊ में उनका जो सहारा शहर है वहाँ दिखाई पड़ते हैं, उसमें एक फ्रेम में ही दिखते हैं, जो टुकड़ा यहाँ दिखाया गया है। और इसके अलावा एक पर्सनालिटी इसमें अरविंद दातार हैं। अरविंद दातार साहब मशहूर वकील हैं। उन्होंने सुब्रत रॉय के या सहारा इंडिया के खिलाफ जो मुकदमा चला बड़ा, जिसकी वजह से सुब्रत रॉय को जेल जाना पड़ा, उस मुकदमे में सेबी की तरफ से पैरवी की थी, सेबी के वकील थे। एक और कैरेक्टर हैं इसमें जो निशा जामवाल जिनका नाम है, उनको आप निशा जामवाल सोशलाइट कहलाते हैं, और वो सुब्रत रॉय के दोस्त के तौर पर सामने आती हैं। और वो आप इसके लिए उनकी आलोचना नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो सुब्रत रॉय की पर्सनालिटी से ऑड नज़र आती हैं, जैसे लगता है कि बहुत बुरी तरह प्रभावित हैं, और वो इसको छिपाती नहीं हैं, बड़े मज़े से बताती हैं कि वो किस किस तरह की पार्टियां करते थे, किस तरह वो पार्टियों के रौनक थे, और ये पूरी कहानी आप देख सकते हैं। अब किस्सा सुब्रत रॉय के जरिए जो किस्सा कहा गया है वो ये है कि सहारा इंडिया ने कैसे अपना साम्राज्य फैलाया, कैसे वो इतना बड़ा कारोबार बना। और ये लखनऊ का रहने वाला हूँ मैं। लखनऊ में तो ये दंत कथा की तरह चलता है कि साहब एक लम्ब्रेटा स्कूटर, एक ब्रीफकेस और 2000 रुपये, इससे ये कारोबार शुरू हुआ था जो इस वक्त अरबों रुपए का साम्राज्य बन चुका है। और बाद में वो स्कूटर उन्हें किसी वक्त बेचना पड़ा, लेकिन बाद में उन्होंने वो स्कूटर दोबारा ख़रीदा, और अब सहारा का एक म्यूज़ियम है लखनऊ में, वहाँ वो रखा हुआ है। वो स्कूटर और वो ब्रीफकेस एक जगह रख के दिखाए जाते थे लोगों को। आज की तारीख में दिखाए जा रहे हैं कि नहीं मुझे नहीं मालूम है, लेकिन काफ़ी सवाल उठे हैं इस बात पर कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनका पैसा सहारा ने नहीं चुकाया, और उस पैसे का उन्होंने दावा किया, और सेबी ने इसकी जाँच की। सेबी ने जाँच की, सहारा के खिलाफ कार्रवाई हुई, और सुब्रत रॉय सहारा जेल गए। ये सब कहानी तो ठीक है, लेकिन एक किस्सा है जो इस कहानी में होना चाहिए था, जो मुझे लगता है कि बड़ी मिसिंग चीज़ है, कि उसमें जिक्र होता है कि ऐसा लगा कि ये डिपॉजिटर के नाम पर ऐसे लोगों का पैसा जमा हो रहा था तो जो दरअसल थे ही नहीं, यानी काल्पनिक डिपॉजिटर थे इसमें। और काल्पनिक डिपॉजिटर थे तो पैसा किसका था? तो वो पैसा काला धन था। अब इस किस्से को हल्के से छू के निकल गए हैं। ये बात नहीं की गई कि वो पैसा कहाँ से आता था, उस पैसे का मूल स्रोत क्या है, कौन लोग हैं जिनकी तरफ से वो पैसा आ रहा था जो सुब्रत रॉय के इस एम्पायर में आता था, और जिसकी वजह से ये पूरा वितंडा खड़ा हुआ, जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ा। वो कहानी क्यों छोड़ दी गई है, ये मेरी समझ से परे है। हालांकि कुछ चेहरे दिखाई पड़ते हैं उस फिल्म में, जब उनकी शान शौकत का जिक्र होता है तो जो चेहरे दिखाई पड़ते हैं उनके आसपास, अगर आप ये फिल्म देखते हैं तो आप उन चेहरों में पढ़ सकते हैं इस सवाल को कि वो पैसा कहाँ से आ रहा था, जिस पैसे को ठिकाने लगाने का इल्ज़ाम सुब्रत रॉय के ऊपर लगता है। ऑफिशियली नहीं लगता, ये ध्यान रखिएगा। सेबी ने ये आरोप नहीं लगाया है कि आप ब्लैक मनी को वाइट करते थे, या किसी भी और एजेंसी ने।
ये भी जैसे मैंने कहा दंत कथाओं में है, तो ये भी चर्चाओं में होता है, इसको सामने कोई नहीं कह रहा है, न कोई इल्ज़ाम लगा रहा है। लेकिन फिर अगर आप ये किस्सा खड़ा कर रहे हैं और इस किस्से को यहीं छोड़ देते हैं, तो फिर मुझे लगता है कहानी अधूरी है। और इस कहानी को और पूरा अगर करना चाहते हैं आप, अगर आप इस किस्से को पूरा करना चाहते हैं, अधूरा नहीं छोड़ना चाहते हैं, और किस किस्से में कुछ और गहराई से जाना चाहते हैं, तो OTT प्लेटफॉर्म पर ही एक और नई फिल्म आई है, लेकिन उसका नाम लूँ उससे पहले मैं आपको एक आग्रह करूँगा कि अगर अभी तक आपने मेरा YouTube चैनल वन आलोक जोशी सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब का बटन दबाना, शेयर करना, लाइक करना और घंटी बजाना न भूलें। और अब मैं आपको बताता हूँ, इसी किस्से की अगली कड़ी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो हॉटस्टार पर आया हुआ है बहुत हुआ सम्मान। बहुत हुआ सम्मान जिस इलाके से हम आते हैं, लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, इस तरह की जगहों पे जब आप बहुत हुआ सम्मान कहेंगे, इसके आगे क्या कहा जाता है वो मैं यहाँ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन वो बहुत हुआ सम्मान आपको इस किस्से की अगली परत तक ले जाता है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। बहुत हुआ सम्मान पर मैं अलग से एक वीडियो बना रहा हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ अब मैं इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।